बेवरली हिल्स की उस ऊंची इमारत के पीछे सूरज आहिस्ते से डूब रहा था। शाम के फैलते साए मसाफात में एक बोझलपन पैदा कर रहे थे। इमारतों की जलती बत्तियां उस शरबती से मंजर को फसोहेस बना रही थीं। उसी इमारत की एक फ्लैट में दो नफूस उस फसोहेस मंजर का हिस्सा लग रहे थे। अनिल के फ्लैट के लाउंज में लगे सोफे पर अनिल और जैसिका आमने सामने बैठे थे। हल्की अंगूरी रंग की मैक्सी में मलबूस वो हसीन चेहरे वाली दोशीज़ा इस वक्त मुतवरम आंखों और सुर्ख नाक समेत अनिल के सामने बैठी थी। अनिल परेशानी से उसकी तरफ देख रहा था, जो बार बार अपनी गाल पर बहते आंसू साफ कर रही थी। वो आज फिर सुबह होते ही अनिल के फ्लैट पहुंच गई थी। सारा दिन अनिल की देखभाल में लगाया और सर शाम वो उसे अपनी ज़िंदगी की तलखियों के बारे में बताते हुए पूरी तरह रो दी। बजाय हंसी खिलती जैसिका अंदर से दुखों और अकेलेपन का शिकार थी। वो जो दुरान की इजाज़त के बिना उसे कुछ भी ना बताने का तैयार कर चुका था, अब उसे सब सच बता देना चाहता था। वो उसे हरगिज़ इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहता था। वो नहीं जानता था कि दुरान किस सही वक्त के इंतज़ार में उससे सब हकीकत छुपाए हुए था, लेकिन आज उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जैसिका, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है। अनिल की आवाज़ से अचानक माहौल की खामोशी में हलचल पैदा किया। जैसिका ने नम आंखों और मुतरन्नम चेहरे समेत सवालिया उसकी तरफ देखा। वो हल्की ग्रे टी शर्ट और नीली जीन्स से मलबूस बेचैन सा लग रहा था, ऐसे जैसे कुछ कहना चाहता भी है और नहीं भी। खामोशी का दौरानिया तब्दील हो रहा था और अनिल अब चुप था, लेकिन जैसे ही उससे लब खोले वो जरूरत से उसके कुछ कहने से पहले ही गोया हुआ। देखो जैसिका, तुम जो सब कुछ समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। रुक रुक कर अल्फाज अदा करता वो उलझा हुआ था। वो सामने बैठी जैसिका से नजरें चुरा रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में अपने लिए जलते दिए वो देख चुका था। वो इस मुख्तसर अरसे में उसके लिए बेपनाह जज्बात पनप चुकी थी। एक तन्हा और टूटा हुआ शख्स ऐसा ही होता है। वो तन्हाई के अंधेरों में ना चाहते हुए भी किसी रोशनी के इंतजार में होता है। अनिल वही रोशनी बनकर आया था। वो बहुत खुश और पुरसुकून थी, लेकिन अनिल का ये उलझा अंदाज उसे उलझा गया था। मतलब कुछ देर खामोश रहने के बाद वो पुन में सुखेड़ कर गोया हुई। अनिल ने अपने दोनों हाथों को आपस से मिलाया और लबों पर रखते हुए सर को नीचे झुकाया। मतलब ये कि वो रुका, चेहरा ऊपर उठाया और एक गहरी निगाह सामने बैठी हैरान सी जैसिका पर डाली। नहीं, मैं मजीद इसे धोखे में नहीं रख सकता हूँ। जैसिका, मैं ना तो तुम्हें वो पैसे भेजता था और ना ही मैं तुम्हारा कोई खुफिया चाहने वाला हूँ। एक ही सांस में वो ठा उस पर बॉम्ब फोड़ चुका था। वो दंग हुई, छोटी आंखों के अंदर की पुतलियां फैल गईं। देखो, तुम्हें पैसे मैं नहीं मेरा बॉस भेजता था। फिल्म स्टार दुरांग, वही वो असल शख्स है जो तुम्हें पैसे भेजता है। क्या? अब की बार वो फीकी सी आवाज़ से कहती हुई और ज़्यादा परेशान लग रही थी। चेहरे पर बेयकीनी थी। दुरांग को कौन नहीं जानता था। उसे तो इस बात पर बेइंतहा खुशी थी कि उससे मोहब्बत करने वाला लड़का कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का पीए है। लेकिन ये इंकशाफ तो उसके होश उड़ा गया था कि उसे पैसे भेजने वाला अनिल नहीं, बल्कि वो खुद है। हाँ, ये सच है। और हकीकत तुम्हारी समझी जाने वाली हकीकत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कोई तुम्हारा खुफिया चाहने वाला नहीं है। वो अब भी साकिन बैठी थी, हम तन गोश, हैरत से अनिल की तरफ देखती हुई। अनिल ने एक सेकंड के तवक्कुफ के बाद फिर से बात शुरू की। बल्कि वो ये पैसे तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से भेजता है। माँ की वजह से? अब वो चुप नहीं रह सकी थी। मुतखिल लहजा और बड़ी आंखें, उसकी हैरत अब इंतहा को छूने लगी थी। हाँ, तुम्हारी माँ की वजह से। दरअसल किन्स पार्कर यानी कि तुम्हारी माँ उसकी भी माँ है। दुरांग तुम्हारा सौतेला भाई है। सामने बैठी जैसिका के चेहरे पर मौजूद तासुरात बिल्कुल ऐसे थे जैसे उस खबर के मिलने पर किसी के भी हो सकते थे। रात का अंधेरा फैलते ही उस भयानक खंडर में जैसे दिन चढ़ आया था। इमारत बाहर से जितनी भयानक और वीरान लग रही थी, अंदर एक रोशन चमकती दमकती और यानी शबाब शराब और मंशियात के नशे में बेहंगम हुए लोगों से आबाद थी। रात होते ही यहाँ से सेक्स वर्कर्स की रवानगी की तैयारी और शराब का दौर दौरा चल निकला था। तकरीबन गाड़ियाँ और सेक्स वर्कर वहाँ मौजूद श्योन के आदमियों के हमरा शहर के लिए रवाना हो चुकी थी। बाकी बचे कुछ लोगों को बेआवाज़ इंजेक्ट मशीन गन से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हुए वो दोनों अब मेन हॉल तक पहुँच चुके थे। वो दोनों उनके ही आदमियों के भेस में थे। किसी किसी को उन पर शक नहीं गुजरा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वहाँ के आदमियों के कार्ड और कोड लेकर आगे जा रहे थे। अब वो जिस जगह पहुंचे थे, यहाँ शोन के बहुत खास आदमी उसी सेक्स वर्कर से जा सकती थी।
दुरान और सीख ने अंदर दाखिल होते ही मेन हॉल के कोड को बदल दिया था ताकि बाहर के लोग अब अंदर ना आ सके। दुरान का इशारा मिलते ही सीख ने जीक ने पाम टॉप को हथेली पर खोला और उस पर उंगलियां चलाई। वो हर कैमरे के पिछले एक दिन के बहुत से क्लिप कॉपी कर चुका था। अब कैमरों में अब की वीडियो की जगह कल वाले क्लिप चलाने थे। सीख ने कुछ देर उंगलियां चलाई और फिर एंटर की को दबाया। पैनिक रूम में लगे कैमरों को पिछले दिन के क्लिप में तब्दील करने के बाद सीख ने दुरान को हाथ से ओके का इशारा दिया। सीख का इशारा मिलते ही अब दोनों को एक दूसरे से अलग हो जाना था। अब वो दोनों मुखालिफ समय में मुड़ गए थे। स्याह फार्म उसका बासु थामे तेज से चलता हुआ आगे बढ़ रहा था। सुबह से एक कमरे में बंद रहने के बाद अब उसे निकाला गया था और श्योन के पास ले जाया जा रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देख रही थी कि शायद उसे कहीं दुरान नजर आ जाए, लेकिन वो कहीं नहीं था। चंद मिनट राहदारी में चलने के बाद वो श्योन के ऑफिस नुमा कमरे में उसके सामने खड़ी थी। श्योन ने उसकी तरफ देखा और हाथ से पास खड़े आदमी को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया। वो अपनी जगह से उठा और आभासा से थोड़ी पर हाथ फेरता हुआ उस तक आया। एलेक्स को तो बहुत खुश किया तुमने। अब मेरी बारी है। जवेरिया के पास आकर बदबू के फक्के उड़ाता वो उस वक्त नशे में धुत था। वो जो श्योन के पास आने पर घबरा गई थी। अचानक कानों में आते दुरान की आवाज़ पर सांस बहाल हुई। जवेरिया, इसको इसके ऑफिस से बाहर ले जाना है किसी भी तरीके से। सिर्फ 3 मिनट हैं तुम्हारे पास। दुरान ने उसे श्योन को ऑफिस से बाहर ले जाने का कहा था। उसे इस वक्त कुछ नहीं सूझा तो फौरन जबरदस्ती मुस्कुरा दी। श्योन जो उसकी अकड़ को खत्म करने के लिए उसे हरासा करता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसके मुस्कुराने पर हैरत से आंखें खोलकर साकिन हुआ। क्या? ये क्या देखा मैंने? सर को झटकने की अदाकारी करता वो अब हैरत से इस्फसार कर रहा था। तुम मुस्कुराई? हाँ, तुम मुस्कुराई थी अभी। हैरत से बन में सुकेड़े उससे फिर से जवेरिया से पूछा। जवेरिया ने आहिस्ते से लबों के पट्टों को फिर से मुस्कुराहट की शक्ल में खींचा। वो पागलों की तरह झूम उठा और बुलंद और बांग कहकर लगाने लगा। बस, ये थी तुम्हारी अकड़, तुम्हारे वो तेवर, एक ही रात में सब खत्म। हैरत है। वो लगातार कहका लगा रहा था और फिर एकदम से बेखुद होकर करीब हुआ तो जवेरिया ने फौरन उसके और अपने बीच हाथ हाइल किया। यहाँ नहीं, ओ, फिर कहाँ? तुम्हारे कमरे में। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। वो हवासा से सा हिलाता हुआ अलग हुआ और फिर फौरन उसका बाजू थामा और झटके से करीब किया। चलो चलते हैं, अब और इंतजार मुमकिन नहीं। मुझे देखना है वो क्या है तुम में, जो दीवाना बनाता है सबको। वो उसको खींचते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे कमरे के बिल्कुल बाहर सीख बहुत एहतियात से राहदारी को अबूर करता हुआ शॉन के ऑफिस तक पहुंचा। बासिल, मैं राइट पोजीशन पर हूँ। दुरान को अपने पहुंच जाने की खबर देने के बाद वो अब अंदर मौजूद जवेरिया के बाहर आने का मुंतज़िर था। उन्हें शॉन के ऑफिस से ये सब मालूमात निकालनी थी। शॉन एक झटके से जैसे ही जवेरिया को लेकर ऑफिस से बाहर निकला, जीक ने फौरन रुख फेरा। वो सीख की तरफ मतवजा हुए बिना तेजी से आगे बढ़ गया। जीक ने आंखें चूंदी की और उसके ऑफिस के लॉक को देखा। उसे अब ये लॉक डिकोड करना था। दूसरी तरफ दुरान अब रास्ते में आते सब आदमियों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ रहा था, जबकि तीसरी तरफ जवेरिया श्योन के कमरे में पहुंच चुकी थी। श्योन को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसकी सांस शुष्क हो रही थी। दुरान की तरफ से खामोशी जान निकाल रही थी। श्योन शैतान का रूप धारे आगे बढ़ रहा था। दुरान, कहाँ हैं आप? फीकी सी कांपती आवाज़ से वो दुरान को आवाज़ देती सब अदाकारी भूल चुकी थी। श्योन की कम होती दूरी और दुरान का ना पहुंचना उसकी घबराहट का सबब बन रहा था। श्योन नींद भर ना होता, सब होशो हवास खो चुका था। उसको अपने पास आता देखकर वो मुखालिफ समेत को भागी। ए, क्या हुआ अब? वो झुंझलाकर दांत पीसता हुआ पलटा। जवेरिया तकरीबन भागती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे का लॉक वो किसी सूरत नहीं खोल सकती थी। वो यूं ही लॉक के साथ उलझ रही थी जब एकदम श्योन ने उसे कंधे से थामकर अपनी तरफ मोड़ा। छोड़ो मुझे, दुरान! वो श्योन को धक्का देते हुए चीख पड़ी। श्योन ने एक पन्नू चढ़ाकर जहरीली मुस्कुराहट को लबों पर सजाया। ये फिल्म नहीं है मेरी जान, तुम्हारा हीरो यहाँ कभी नहीं पहुंच सकता। वो लपक कर जवेरिया तक पहुंचा। दुरान! वो पागलों की तरह चीखती हुई दुरान को पुकार रही थी, जबकि वो कहका लगाता अपनी गिरफ्त मजबूत कर रहा था। वो बेखुदी में इतना धुत था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तक सुनाई नहीं थी। दरवाज़ा खुलते ही दुरान एक जिस्म में उस तक पहुंचा और उसे गर्दन से दबोच कर अपनी तरफ मुड़ा। एक झटके से मास्क को चेहरे से उतारा। वो जो पूरी शैतानियत में धुत था, दुरान को यूं सामने देखकर गूंग हुआ। आंखों को बार बार झपक कर वो इस बात का यकीन कर रहा था
कि उसके सामने खड़ा शख्स वही है जिसे तो जोएरिया पुकार रही थी। दुरान के जबड़े और बंद होती मुट्ठी के नीचे बाजू की रखें एक साथ तनकर उभरी थी। हवा में उठा मुक्का उसके जबड़े पर कारी सर्प लगा था, उसके जमीन पर गिरा चुका था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही दुरान ने एक झटके से ज़मीन पर फेंका। शेओन ने हवास भागता होकर इर्द गिर्द देखा। वो तहखाने की गैलरी में ऊंधे मुँह लेटा था। वो नींद भरना हालत में था, हाथ पीछे बांध रखे थे और मुंह पर भी स्याह पट्टी बांध रखी थी। दुरान उसे गैलरी में घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था और तमाम लड़कियां हैरत से भाग भाग कर सलाखों तक आ रही थीं। शेओन ने सुर्ख होता चेहरा ऊपर उठाया। दुरान उसके चेहरे का हशर कर चुका था। उसकी बाईं आंख सुर्ख होकर सोजिश के बायस ऊपर कुबरी हुई थी। बिखरे बालों और चेहरे पर जा बचाव मुक्कों के निशान लिए वो फटी फटी आंखों से कभी दुरान और चवेरिया की तरफ और कभी सलाखों के पीछे चमकती आंखों वाली वो सीधा और बेहाल लड़कियों की तरफ देख रहा था, जो उसे बेखौफ आंखों के साथ किसी भूखे शेर की मानंद घूर रही थी। ऐसा भूखा शेर जिसके शिकार में और उसमें सिर्फ उस लोहे की सलाखों का फासला हो। वो लोग इस वक्त खुफिया तहखाने में मौजूद थे। ये शियोन की जेल थी। उसे वो अपनी बनाई हुई दोज़ख समझता था और खुद को यहाँ मौजूद हर ज़ी रूह का खुदा मानता था। वो यहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद लड़कियों की ज़िंदगी, हत्ता कि उनकी सांसों तक का मालिक खुद को समझता था। दुरान ने उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं दी थी। वो उसे पागलों की तरह मार रहा था और उसकी इतनी बड़ी फौज में से कोई भी एक आदमी भी उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचा था। इतनी सिक्योरिटी और इतनी ताकत के बावजूद वो इस वक्त दुरान की रहमो करम पर था। दुरान की घूंसों और मुक्कों में एक अजीब जुनून था। उसकी आंखों की वहशत में अजीब दर्द था। ये दर्द सिर्फ जवेरिया की मोहब्बत और उसको पहुंचाई गई तकलीफ के लिए नहीं था। इस दर्द के पीछे उसके वजूद के हर जख्म की चुभन थी। उसकी माँ उसकी पैदाइश से पहले ही मुकम्मल तौर पर नशे की लत में जकड़ी जा चुकी थी। उसकी पैदाइश के चंद माह बाद ही किन्स को ये एहसास होने लगा कि वो उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। वो उसके खर्चे पूरे करती या फिर अपने नशे का खर्चा उठाती। आखिरकार तंग आकर वो जसवंत के हवाले करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई थी और वहाँ से शुरू हुई थी उसके दर्द की दास्तान, उसकी महरूमियों की दास्तान, उसके दुखों वहशतों की दास्तान, तन्हाई, अकेलेपन और मजलूमियत की दास्तान। दुरान को अपनी तमाम अजीतों और दर्द की वजह शौन लग रहा था। वो उसे जान से मार देता, लेकिन उसकी जान इतनी आसानी से निकल जाए वो ये नहीं चाहता था। इसलिए उसे घसीटते हुए यहाँ तक लाया आया। वो और जवेरिया अब शेओन के साथ तहखाने में मौजूद थे, जबकि सीख वहाँ ऑफिस से तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा था। वह एजेंसी से रब्ते करके अगले लाए अमल से पहले उन तमाम मालूमात को बर वक्त उन तक पहुँचा रहा था। दुरान ने शेओन को जेल के कमरों के वस्त से मौजूद गैलरी में लाकर बैठा, जबकि जवेरिया वहीं तहखाने के दखली दरवाजे के पास लगे बोर्ड के पास खड़ी थी। उस बोर्ड पर मौजूद एक बटन से तमाम कमरों के दरवाजों के लॉक खुद ब खुद खुल जाते थे। दुरान इस वक्त फिर से चेहरे पर मास्क पहने हुए था, जो उसने सिर्फ शियोन को अपना चेहरा दिखाने के लिए उतारा था। देखो, तुम सब पे जुल्म ढाने वाला आज तुम सब के हवाले है। इसका क्या करना है कि तुम सब अच्छे से जानती हो। तुम सब आज से आज़ाद हो। बाहर आओ और कुचल दो इस जालिम को। दुरान ने जबड़े भींचते चिल्लाते हुए अंग्रेजी जुबान में कहा और झुककर एक झटके से शियोन के मुंह पर से पट्टी खोल दी। पट्टी का खुलना था कि वो चिल्ला उठा। ऐसा मत करो। देखो, मैं तुम्हें वो लड़की देता हूँ। तुम उसे ले जाओ। इन सबको भी ले जाओ। जितनी चाहे दौलत ले लो, मुझे छोड़ दो। वो गिड़गिड़ा रहा था। दुरान ने जवेरिया की तरफ देखा और फिर आहिस्ते ही से आंखें बंद करके खोल दी। इशारा मिलते ही जवेरिया ने बर्क रफ्तारी से हुक्म की तामील की और बोर्ड पर लगे बटन को दबा दिया। जैसे ही बटन नीचे हुआ, कड़क कड़क की आवाज़ों के साथ तमाम कमरों के लॉक खुल गए। लड़कियां हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए बाहर निकली और फिर जैसे ही शॉन पर निगाह पड़ी, जो खौफ के मारे सर को नफ़ी में हिला रहा था, दरवाज़ों के आगे पहले से रखी हुई बेल्टों, जंजीरों और चाकू लेकर उस पर झपट पड़ी। लड़कियां उसे बेदर्दी से मार रही थीं। उसके जिस्म पर हर जगह कोड़े, जंजीरें और चाकू बरस रहे थे। वो दर्द से चिल्ला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो सब लड़कियां चिल्लाती और चीखती थीं जब उनके नाजुक जिस्मों पर वो उन सब चीज़ों के साथ सहम करता था और उनकी रूह तक को छलनी कर देता था। हर लड़की आंखों में खून लिए खुद पर हुए हर जुल्म और ज्यादती का बदला ले रही थी। इतनी सारी लड़कियों में शोन दब कर रह गया। पहले पहल उसकी चीखने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन फिर वो भी दब गईं। वो मर चुका था,
लेकिन उस आखिरी लड़की तक ने उसे मारा था, जिसका कोड़ा अभी उस तक नहीं पहुंचा था। वो उसकी लाश को भी मार रही थी, पैरों में नोच रही थी। उसके चेहरे उसके जिस्म पर वार कर रही थी। हज़ारों की तादाद में लड़कियों ने चंद सेकंड्स में ही उसके परिहीचे उड़ा दिए थे। वो दुरान के साथ खड़ी नम आंखों और पुरसुकून चेहरे के साथ उस मंज़िल को देख रही थी। आंखों की नमी आज खुशी के बायस थी, वो खुशी जो उसकी रूह को पुरसुकून कर गई थी। शेओन की मौत वक्त उसकी आज़ादी का परवाना नहीं थी। हज़ारों लड़कियां उस जालिम इंसान के जुल्म से आज़ाद थीं। शेओन जैसे शैतान के चेले और वक्त के फ़िरौन दुनिया में आते रहते हैं, लेकिन अल्लाह जब अपनी रस्सी खींचने पर आता है, सब निस्तो नाबूद कर देता है। उसकी ताकत के आगे शेओन की बेपनाह ताकत और हिफाजती तदाबीर सब नाकाम हो चुकी थीं, और वो एक मसले हुए कीड़े की तरह अपनी ही बनाई हुई दोज़ख में फर्श पर पड़ा था। जोई, वो जो दुरान के साथ खड़ी सामने के मंजर को देखकर अल्लाह की शान के बारे में सोच रही थी, बाईं तरफ से आती आवाज़ पर चौंक कर उससे चेहरे का रुख फेरा। तमन्ना खुशी से चमकती आंखें लिए खड़ी थी। वो हैरत और खुशी से उसकी तरफ देख रही थी। तमन्ना! जवेरिया ने एक सेकंड 99 हिस्से में उसे पहचान कर उसका नाम पुकारा और बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ी। कुछ लोग बहुत मुख्तसर मुलाकात में भी आपके सीनों पर बहुत गहरी छाप छोड़ देते हैं, ऐसी छाप कि आप कभी भी उन्हें भुला नहीं सकते। तमन्ना उसकी ज़िंदगी में आने वाले लोगों में से एक ऐसी ही शख्सियत थी, जिसने चंद ही दिनों में उसे बेहद मुतासिर किया था। तमन्ना के गले लगी वो बेख्तियार रो दी। इस जहन्नुम में गुजरे उन तमाम दर्दनाक लम्हों में वो उसके लिए एक ठंडी फवार की मानी थी। तमन्ना को नमाज पढ़ता देख कहीं तो उसे इस बात का एहसास हुआ था कि जिन गुनाहों की मुर्तकब आप अपनी रज़ा से नहीं होते, अल्लाह के नज़दीक उन गुनाहों की गंदगी कोई मायने नहीं रखती। वो आपकी रूह की पाकीज़गी को देखता है। यही वजह थी तमन्ना अपने गलासत का शिकार हुए वजूद और छलनी रूह के बावजूद अल्लाह की बारगाह में पुरसुकून होकर सजदा करती थी। उसके चेहरे पर 5 वक्त का इत्मीनान, उसकी रूह की पाकीज़गी और अल्लाह पर कामिल यकीन के बायस था। वो ये नहीं देखती थी कि वो इस वक्त किस जगह पर है। वो ये नहीं सोचती थी कि उसको शेओन किस गंदे काम के लिए इस्तेमाल करता है। वो तो बस ये जानती थी कि उसकी रूह पाक है और उसका मालिक अल्लाह है, और अल्लाह जिस हाल में भी रखे उसके आगे सजदा करना लाजिम है। शिकवा करने वाले और अपने नसीब को इल्ज़ाम देने वाले कभी उस सुकून को महसूस नहीं कर सकते जो तमन्ना किया करती थी। यही वजह थी कि अल्लाह ने उसकी आजमाइश ख़त्म कर दी थी। दुरान अब लड़कियों को तहखाने से निकलने के बारे में रहनुमाई कर रहा था। उन सब लड़कियों के लिए बाहर चाइना की हिफाजती टीम आ चुकी थी। एजेंसी ने अपनी टीम को मुखफ़ी रखते हुए उस जगह की सारी मालूमात एक अनजान ज़राए के ज़रिए चाइना पुलिस तक पहुंचा दी थी। खबर पहुंचते ही उनकी रेस्क्यू फ़ौज इस अनजान जगह में कैद हुई लड़कियों को बाजियाब करने पहुंच चुकी थी। बाद असा मज़ीद ये बात पता चली कि ये जेल सिर्फ उन लड़कियों से ही नहीं, बहुत से लड़कों और बूढ़े लोगों से भी भरी हुई थी। तहखाने के अगले खुफिया दरवाजे के पीछे एक और दर्दनाक दास्तान रकम थी। यहाँ मर्द, कमसुन बच्चे और बूढ़े भी कैद थे। बहुत से ऐसे अफराद जिनको यहाँ कैद में बरसों बीत गए थे। वो शियोन की फौजी के बागी लोग थे जो शायद इस सल्तनत से निकलने की कोशिश करते पकड़े जाते थे और उनको लाकर यहाँ कैद कर दिया जाता था। चीनी हुक्काम और पूरे मुल्क में यह खबर तेज़ी से फैल चुकी थी। चीन अपने ही मुल्क में मौजूद इस वहशतनाक और भयानक जगह की निशानदेही पर हैरत का इज़हार कर रहा था। उनके मुताबिक वो इस इलाके और यहाँ होने वाली तमाम कार्रवाइयों के बारे में बिल्कुल बेखबर थे। जहाँ सब लोग सामने के दरवाजे से निकल रहे थे, वहाँ सिर्फ 3 लोग थे जो उस जगह के खुफिया रास्ते से होते हुए बाहर निकल रहे थे। नूरान जवेरिया और सीख को लेकर उनके खुफिया नक्शे के ज़रिए यहाँ से बाहर जा रहा था, जहाँ एजेंसी का हेलीकॉप्टर पहले से ही उनके इंतज़ार में था। चीन की पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। इस इमारत का मजबूत गेट एक धमाके से तोड़ दिया गया और बाद अज़ां चीनी पुलिस के मुताबिक इस खुफिया जगह से 34,000 से ज़्यादा अगवाकार खवातीन, मर्दों और कमसुन बच्चों को मुख्तलिफ जगहों से निकाला गया। अहदेदारों ने बताया कि उन मौगियों को जिस्म फरोशी, जिस्म के अज़ा की फ़रोख्त और मंशियात की स्मगलिंग के लिए ज़बरदस्ती इस्तेमाल किया जाता था। अजीब-ओ-गरीब और जदीद तर्ज पर तैयार की हुई इस जगह से बहुत सी लाशें भी निकाली गईं, जिनमें से एक लाश यौन की भी थी, जिसकी शनाख्त करना भी मुश्किल थी। इस वाक़ये के बाद चीनी वज़ारत ने स्मगलिंग के खिलाफ अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाने का अज़म कर लिया था। चीन की पुलिस मुकम्मल तौर पर चौकन्नी हो चुकी थी और एक खुफिया ज़राए से मौसूल होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मज़ीद
3,195 स्मगलिंग ग्रोहों के खिलाफ छापों में 8,660 मोगी बच्चों और 15,400 खवातीन को भी बाजियाब करवाया। बहुत तजस्सुस और खोज के बावजूद उन्हें उस शख्स के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी थी जिससे ये सब कार्रवाई में उनकी मदद की थी। लड़कियों ने जिस चेहरे के बारे में बताया, दुनिया में ऐसी शक्ल का कोई आदमी मौजूद नहीं था। बहुत से अगवा लड़कियों को शनाख्त के बाद उनके मतलूबा ममालिक में भेज दिया गया था। बहुत से बदहाल कैदी अभी भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज थे। बहुत से बड़े नाम जो इस सब कामों में मुलविस थे, उनके नाम सामने आने पर उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही थीं। दोपहर के 2 बजे अमेरिका एयरपोर्ट की इंतज़ार खाह में मामूल की गहमा गहमी थी। इर्द गिर्द की चहल पहल से बेनियाज उस सर को झुकाए इंतज़ार खाह में लगी नशिस्त पर बरजुमान था। थका सा चेहरा, बड़ी हुई शेव, वो चंद माह पहले इसी एयरपोर्ट पर उतरने वाला असफद हरगिज़ नहीं था। उसके पाँव के पास नीचे पड़ा उसका सफरी बैग इस बात की निशानदेही कर रहा था कि वो रवानगी के लिए यहाँ मौजूद है। खुले पाइंचे वाली स्याह पैंट पर कोट पहने वो अफसरदा और बेहाल बैठा था। असवंत! उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर उसे किसी ने पुकारा था। असवंत ने मूंदी आंखें खोली। सफ़ेद धोतिया पाँव सुर्ख जूतों में मुकीद स्याह चमकते फर्श पर मौजूद थे। किन्स वारकर, हाँ, वो किन्स वारकर ही थी जो उसके सामने खड़ी थी। असवंत ने सूरज से चेहरा ऊपर उठाया। वो सुर्ख लंबे कोट में मलबूस सिलकश चेहरे पर परेशानी सजाए खड़ी थी। नवीन से लहदगी के बाद दूसरे ही दिन वो उसके फ्लैट से चली गई थी और आज पूरे 2 माह बाद उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे के तासुरात से साफ ज़ाहिर था कि इन 2 माह में उसकी ज़िंदगी भी कितनी भयानक तब्दीलियाँ आ चुकी थीं। उनके बारे में उसे आगाही हो चुकी थी। अस्वी, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैं पूरे 2 माह से तलाश कर रही थी तुम्हें और आज तुम्हारे ऑफिस के ही एक आदमी से सब पता चला। वो मैं असवर ने बेचारगी से कुछ कहने के लिए लब खोले कि वो उससे सिकुड़ती हुई उसके साथ वाली नशिस्त पर परशुमान हुई। माना नुमीन से लहदगी के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा था, लेकिन इतने दिन हम साथ रहे, दोस्त जैसा नाता तो था ना। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया और अब चुपचाप बिना बताए पाकिस्तान जा रहे हो। आपका शिकवा बचा है, लेकिन जब खूनी रिश्ते ही खोखले निकल आए तो दोस्त उस जहाज की तरह लगते हैं जिसे दूध का जला फूंक फूंक कर पीता है। असवन ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए मायने के झूला उछाला तो वो उलझ कर उसकी तरफ देखने लगी। मतलब मैं समझी नहीं। मेरी जॉब खत्म होने और जेल जाने के पीछे नवीन भाई का हाथ था। क्या? जी बिल्कुल, ये सच है। आपकी तलाक के बाद और उनकी हकीकत पता चलने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं उनसे मिलने और उन्हें समझाने गया। ओह, तुमने ये सब क्यों किया? किन्स का चेहरा लट्टे की माने सफ़ेद हुआ। क्यों ना जाता, वो मेरे चचाजाद भाई हैं। मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे सब पता चल गया है और उनको कहा कि वो ये सब छोड़ दें वरना मैं पाकिस्तान में सबको बता दूंगा। असवन ने थूक निकला। किन्स सांस रोके बेयकीनी से उसकी बात सुन रही थी। मैं उनको ये धमकी देकर वापस आ गया, लेकिन नहीं जानता था कि उनके असर और रसूख इतने कमज़ोर नहीं हैं। जब मैं अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो मुझ पर ऑफिस में करप्शन का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग चुका था। मेरे ऑफिसर ने मुझे जेल में डाल दिया। किन्स ने बेसाख्ता तासुब से मुंह पर हाथ रखा। 2 माह जेल काटने के बाद मेरे ऑफिस के एक कोलीग को मुझ पर रहम आया। वो ये सब जानता था कि मुझे फंसाया गया है। उसने वहां से मेरी बेल करवाई। मैं उसके बाद फिर से नवीन भाई के पास गया। मुझे उम्मीद थी वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मजीद कहा कि तुम अगर मेरे बारे में किसी को भी पाकिस्तान में बताओगे तो मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम खुद कितना जलील होकर जॉब से निकाले गए हो और अब ये सब तुम फक्त मुझे बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, अब चुपचाप पाकिस्तान लौट जाओ, वरना अब की बार तुम्हें बेल भी नहीं होने दूंगा। असवन के लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी। वहीं मुझे पता चला कि मुझे जेल पहुंचाने वाला और अब मेरी बेल करवाने वाला कोई और नहीं, मेरा ही चचाजाद भाई नवीन है, जो अब पाकिस्तान में सबसे अपना रिश्ता ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान में बनाएगी इतनी जायदाद और वहाँ उसके इंतज़ार में आंखें बिछाए रिश्तों से उसे कोई सरोकार नहीं रहा। असवन ने बात खत्म की और फिर से सर झुका लिया। किन्स उसके साथ बिल्कुल साकिन बैठी थी। तुम पाकिस्तान नहीं जाओगे? किन्स ने सपाट चेहरे के साथ कहा तो असवन ने चौंक कर झुका सर ऊपर उठाया, भागा और किन्स के चेहरे की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं अगर यहाँ रुक भी जाता हूँ तब भी। तुम मुझसे शादी कर लो।
वो हन्नूस सपाट लहजे में सामने गहराई नुक्ते पर निगाह जमाए बैठी कह रही थी। क्या? असवन ने हैरत से पूरी आंखें खोली, किन से पुरसुकून अंदाज में चेहरे का रुख उसकी तरफ फेरा। हाँ, तुम मुझसे शादी कर लो। यहाँ मुस्तकिल होने के लिए तुम्हें किसी से तो शादी करनी पड़ेगी। तुम मुझसे कर लो। लेकिन मैं। नवीन, खुद को समझता क्या है? तुम हरगिज पाकिस्तान नहीं जाओगे। मैं उसे दुखाऊंगी। ये रिश्ते क्या होते हैं? चलो मेरे साथ। तुम्हें डरने की हरगिज जरूरत नहीं है। वो एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था वो किसी बदले की आग में चल रही हो। नहीं किन्स। चुप, बिल्कुल चुप। उठो अभी फौरन। असवन के तासब्जुब पर उसने घूर कर देखा और फिर उसके बाजू खींचते हुए वहां से उठा दिया। वो बेबसी से सफरी बैग को उठाता हुआ उसके संग वापस चल दिया। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान रवानगी के परवान के बारे में अनाउंसमेंट हो रही थी। वो किन्स पार करके हमरा एयरपोर्ट से बाहर जा रहा था। रात के अंधेरे उस पहाड़ी इलाके के मसाफात को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले चुके थे। पहाड़ों की ऊंचाई पर चलती ये रोशनियां यहाँ मौजूद खूबसूरत रिसोर्ट्स की थीं। उन्हीं रिसोर्ट्स में से एक रिसोर्ट के लकड़ी के बने शिफाफ फर्श पर हल्के जामनी रंग की पोशीश वाले कोच पर परचुमान दौरान सर झुकाए मोबाइल स्क्रीन को ऊपर नीचे उछाल रहा था। वो लोग इस वक्त चीन के ही एक पहाड़ी इलाके में बने रिसोर्ट में मौजूद थे। एजेंसी ने तीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचाया था। सुबह से रात तक वो जीक के साथ लैपटॉप पर काम करता रहा, जबकि जवेरिया रिसोर्ट में मौजूद कमरे में सोती रही। सोकर बाहर आई तो वो दोनों वैसे ही मसरूफ थे। वो जो कुछ दूर सोफे पर आकर बैठ गई, बसाए तो निगाहें टीवी स्क्रीन पर जमी थीं, लेकिन कान मुसलसल दुरान और सीख की बातों पर लगे थे। दुरान सीख से उसे पाकिस्तान भिजवाने के मुतालिक बात कर रहा था। दुरान की इस बात पर उसका दिल डूब गया। कुछ देर और बात करने के बाद सीख गुड नाइट कहता हुआ रिसोर्ट से बाहर निकल गया। एजेंसी ने उसके लिए अलग रिसोर्ट बुक करवाया था। सीख के कमरे से बाहर जाते ही वो हाथ भागता सी दुरान के पास आ खड़ी हुई। उसी नीली फ्रॉक को सेबतन किए और सुख शॉल को कंधों पर लपेटे सारा दिन सोई हुई सोसस सदा आंखें लिए वो दुरान की आखिरी बात पर परेशान हो गई थी। दुरान, मुझे पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? मुझे नहीं जाना है पाकिस्तान। जवेरिया की अचानक आने वाली आवाज़ पर उससे मोबाइल पर से निगाहें ऊपर उठाई। वो उसके सर पर परेशान चेहरा लिए खड़ी थी। अच्छा, तो इससे सब सुन लिया? हमेशा के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ। बस कुछ मसाइल हैं, वो हल हो जाएं, फिर मैं खुद लेने आ जाऊंगा। फिक्र मत करो। वहाँ तुम्हारे रहने का मुकम्मल इंतज़ाम है। क्या मसाइल हैं ऐसे जो मुझे खुद से इतना दूर भेज रहे हैं? गुस्से में रोब से कहती बरजस्ता वो अपनी बेताबी जाहिर कर गई कि दुरान की संजीदगी एकदम से शोखी में तब्दील हुई। हाँ, ये पिछले एक दिन में उनके दरमियान सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं, लेकिन वो बीवी थी, ऐसी बीवी जिसको उसकी बेपनाह मोहब्बत पर यकीन होकर भी नहीं था। वो मोबाइल को सामने मेज़ पर रखे मुस्कुराहट दबाते हुए खड़ा हुआ, जबकि वो हफ्की और परेशानी चेहरे पर रकम किए अब भी उससे घूरने में मसरूफ थी। वैसे मैंने सुना है कि बीवियां हमेशा मायके जाने के लिए बेताब होती हैं। तुम तो वाकई सबसे अलग ही निकली। मैं आपसे मसाइल के बारे में पूछ रही हूँ। ऐसे क्या मसाइल हैं जो मुझे यूं खुद से अलग कर रहे हैं? दुरान की शोखी पर उसके गुस्से में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया था। दुरान ने भागौर उसके आफा चेहरे को देखा और फिर गहरी सांस खारिज करते हुए पेंट की जेबों में हाथ डाले संजीदगी से खोया हुआ। बुरहान को हार्वी और ब्रूस ने अगवा कर लिया है। वो दोनों खुद भी गायब हैं। सबरीना समेत सब घर वाले बहुत परेशान हैं। दुरान की बात पर उसकी खफगी एकदम से हवा हुई और चेहरे पर परेशानी फैल गई। बुरहान, हार्वी और ब्रूस की तमाम साजिश के बारे में वो उसे सब बता चुका था। उसे दुरान से बुरहान को सबरीना की यादें माफ़ कर देने का वादा भी लिया था, लेकिन अब यह खबर परेशान कुन थी। ओह, अब क्या होगा? कुछ नहीं, वो लोग ज़्यादा देर छुप नहीं सकेंगे। जिस तरह चाइना पुलिस को खुफिया रिपोर्ट जारी की गई है, उसी तरह अमेरिका में भी जारी कर दी गई है, जिसमें हार्वी प्रोडक्शन का नाम सबसे ऊपर है। अमेरिका पुलिस उन्हें पाताल से भी खोज निकालेगी। दुरान ने लब भींचे मतवासल लहजे में वजाहत दी। वो भी परेशान खड़ी थी। बस मुझे बुरहान को गिरफ्तारी से बचाना होगा। मैं ये चाहता हूँ कि सब में तुम्हारा नाम कहीं ना आए। इसी तुम्हें कुछ अरसे के लिए सबसे दूर पाकिस्तान रहना होगा। दुरान की आखिरी बात पर उसके चेहरे पर उदासी फिर से साए फैलाने लगी। इस उदासी में अनगिनत वसवसे और बेयकीनी की झलक साफ वाज़िह थी। दुरान ने चंद सेकंड्स गहरी निगाहों से उसके चेहरे के तासुरात को देखा। उसकी सोच को परखने में नाकाम हुआ
तो सर झटक कर आहिस्ते से उसके सीने पर बंधे हाथों को खोलते हुए अपने हाथ में लिया। तुम्हारे चेहरे पर ये बेयकीनी मुझे बहुत तकलीफ देती है। बहुत नर्म और अपनायत भरा लहजा था। वो तो जैसे उसके छूने पर बिखर गई थी। आप मुझे छोड़ तो नहीं रहे? उफ, उफ। आंसू में रूंधी भारी आवाज सी, और फिर टप टप आंसू उसकी मोटी आंखों से गिरकर गाल पे होने लगे। तुरान ने तड़प कर उसे करीब किया। वो तो बेजान हो रही थी। क्या सच में वो ये समझ रही थी कि सब मकसद पूरा होने के बाद वो उसे छोड़ रहा है? उफ। एक तो उसकी सोच वो जान नहीं पाता था। पता नहीं अब वो क्या गलत गलत सोच रही थी। जवेरिया। उसके हाथों को छोड़कर मोहब्बत से उसके चेहरे को अपनी दोनों मजबूत हथेलियों में भर लिया। नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने तो एजेंसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया है। यही वजह है कि उन्होंने मुझे तुम्हें सब बताने की इजाज़त दे दी थी। वो मोहब्बत से उसे समझा रहा था, लेकिन वहां तो किसी भी सफाई का जैसे कोई असर नहीं था। रोने की रफ्तार मजीद तेज हो चुकी थी। वो मजबूत असाब की मालिक लड़की उसकी मोहब्बत में कितनी कमजोर थी। आंखें मीचकर मुसलसल आंसू बहाती नमकीन से हुस्न की मालिक, उसकी मोहब्बत उसके जज्बात की वाहिद हकदार थी। उसकी लांबी पलकें आंसू से तर थीं। घुंघराले बालों की झनलटें चेहरे के गिर्द कानों से नीचे गर्दन की हड्डी को छू रही थीं। वो उसे खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। उसके सब गमों को खुद में समेट लेने वाली, उसके रोम रोम में मोहब्बत की जज्बात भर देने वाली अजीज जान थी वो। तुरान ने बेख्तियार अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब किया। लगता है तुम्हें ऐसे यकीन नहीं आएगा। कोई और तरीका आजमाना चाहिए। दुरान की शौक मगर खुमार आलूदा आवाज़ पर उससे भीगी पलकें बेयकीनी से ऊपर उठाई। वो चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब किए हुए था। आंखें जैसे ही उठी उसकी निगाहों से जा मिली। जहाँ सर उठाते अनगिनत जज्बे उसको सिमटने पर मजबूर कर गए। तुरान का ये रूप, उसकी आंखों में जज्बात की गहराई, वो रोना भूल गई। तुम्हें इस रिश्ते की सच्चाई और मोहब्बत की सच्चाई पर यकीन दिलाने के लिए अब बस वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। चाहता तो ये था जब तुम पाकिस्तान से आओगी तब, लेकिन अब मजबूरी बन गई है। दुरान ने उसकी खुली आंखों में मोहब्बत से झांकते हुए मायने ये जुमला अदा किया, तो वो झेप कर निगाहें झुका गई। अब पलकें गालों पर लरस रही थीं। दिल सीने में धड़क रहा था, और रीढ़ की हड्डी में अजीब सा अर्थ नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे सफ़र कर तय कर रहा था। दुरान ने आहिस्ते से उसका चेहरा छोड़कर कमर के गिर्द बाजू खाइल किए। करीब किया तो सिमट कर छुई मुई हो गई। निगाहें अब भी झुकी थीं। पूछोगी नहीं वो तरीका क्या है? दुरान की सरगोशी पर चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ मजीद गहरी हुईं। वो तो जैसे उसके हर अंदाज से महसूस हो रहा था, या फिर खुद होश से मफलूज था। पूछो। दुरान ने कान की लो को छूते हुए रोब से कहा, तो बेसाख्ता उखड़ती सांसों में फर्माबरदारी से सवाल दोहरा गई। क्या है वो तरीका? बामुश्किल हलक से आवाज़ निकली। वो जो बेखुद हो रहा था उसके सवाल पर खुद ही खजल हो गया। मुँह पर मुस्कुराहट ने लबों का घेराव किया। उसकी कमर से गिरफ्त खत्म हुई और चंद कदम पीछे हुआ। वो जो इस लम्हे के तिलिस्म में याकूते ना वो जो इस लम्हे के तिलिस्म में याकूते नासफता की मानिंद सुर्ख खड़ी थी। दुरान के यूं खामोश होने और पीछे होने पर सासिमगी से लरसी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। वो निचले लब को दांतों में दबाए इस लम्हे की गुदगुदी पर खुद भी शर्मा रहा था। जवेरिया के देखते ही अचल होते हुए जल्दी से पेशानी से लाई। अंदाज ऐसा था जैसे कुछ भी सुझाई न दे रहा हो। वो रोना भूले अब मुजस्सिम हुई उस समय में कैद थी, जिसका सहर वो कुछ देर पहले फूंक चुका था और अब खुद ही शर्मा रहा था। चंद सेकंड्स गुजरने के बाद जवेरिया ने जैसे ही कदम पलटने के लिए आगे बढ़ाए, तुरान के हाथ की गिरफ्त उसके हाथ को मजबूती से थामे कदम रुक चुकी थी। वो जिसको दिल परसों पहले दे दिया था, आज इस हसीन रिश्ते की शुरुआत में उसे कैसे रोक देती, या क्यों कर अफकी में गवा देती। वो ऐसी गुस्सा होती भी तो उसी गुर्बत के आगे एक न चलती। वो दुरान था। नील को पर्दे वाली खिड़की के पट स्या रात की आगोश में चांद से चमकते चांद का मंजर दिखा रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान पर ये चांद भी कमरे के मंजर को देखकर शर्मा कर मुस्कुरा रहा हो।